नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए हम लोग साइंस में फिजिक्स चैप्टर में पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रिसिटी में अभी तक हमने 4 क्लासेस ली है। 4 क्लासेस में हमने जो भी चीज़ें पढ़ा है उन सारे टॉपिक्स को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, एनसीईआरटी में दिया गया सवाल और एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर सवाल और न्यूमेरिकल्स। लेकिन जो तरीका होगा सॉल्व करने का, केवल वैल्यू पुट करके नहीं या फिर स्टेटमेंट बेस्ड को बस टिक आउट करके नहीं, क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे। जो चीज़ें हमने क्लास में समझी है कि करंट फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर, रेजिस्टेंस कैसे बढ़ रही है खींचने पर या फिर तार को जोड़ करके, पूरी चीज़ों को एनालिसिस करके हम लोग पढ़ेंगे। और जो स्टूडेंट्स आप में से जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, एलपी टेक्नीशियन की, बिहार में आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, जेएसएससी में सचिवालय सहायक की तैयारी कर रहे हैं, साइंस का एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है। 20 से 25 सवाल अगर आते हैं, एक बार इनरोलमेंट करिए, चीज़ों को तरीके से पढ़िए, दोबारा आप केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन को खोजिएगा किताबों से कि लाइए इस टॉपिक के सवाल बनाएंगे। जैसे अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में 50 सवाल करेंगे, आज हम लोग 20 सवाल तक ही पहुंचेंगे क्योंकि जितना पढ़े हैं उस पर हमने पूरा काम किया है सारा क्वेश्चन पे। तो बिना लेट किए हुए आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा। फोकस स्टडी विद अभी के नाम से मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, ये पूरा पीडीएफ आपको वहीं पर शेयर कर दिया जाएगा विथ सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं शानदार शानदार सवालों के साथ से। पहला सवाल जो आपका पूछा गया है न्यूमेरिकल से लिया मैंने, 2 सवाल 3 सवाल अभी कंटिन्यू न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल देखिए कैसे कंसेप्ट क्लियर करता है, आपको समझ में आएगा। आज क्वेश्चन बोला गया है 10 वोल्ट, हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश वाले आप पढ़ लीजिएगा खुद से, लेट हो जाएगा वरना। 10 वोल्ट का कोई विभवांतर है, ठीक है ना, यानी कि जो विभवांतर की वैल्यू दे दी गई है 10 वोल्ट वाले 2 बिंदुओं पर 5 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है। आपसे ये पूछा गया, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 5 कूलाम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। आंसर 50 जूल है। बताइए भैया, भाई इस पे तो हम आएंगे नहीं डायरेक्ट, तो हम आएंगे पहले पॉइंट एक एक चीज को क्लियर करेंगे। हम आते हैं सबसे पहले पोटेंशियल के ऊपर में, उसके बाद हम आएंगे पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर में, उसके बाद हम कहाँ आएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर में। भैया इसको हिंदी में बताइए, पोटेंशियल को बोलते हैं विभव और पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं, विभवांतर। अब इसके बीच में क्या डिफरेंस है सर, ये बताइए। देखिए डिफरेंस कुछ भी नहीं है, या तो फिर बोले तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा। ये प्लस क्यू चार्ज हमने लिया है, तो इस प्लस क्यू चार्ज का अपना कुछ क्या होगा, एक सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इतने दूर तक मैं मान के चलता हूँ कि इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब क्या, कि ये प्लस क्यू चार्ज है, अगर यहाँ प्लस क्यू चार्ज रहेगा तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। और अगर यहाँ माइनस क्यू चार्ज होगा तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई चार्ज को रख दिया जाए तो यहाँ पर देखा जा रहा है इस प्लस क्यू चार्ज पर इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है। लेकिन अब समझिएगा ध्यान से, मैं एक इन्फिनिटी से, मैं कहां से ला रहा हूं, इन्फिनिटी से, ये वर्ड को ध्यान रखना। मैंने इन्फिनिटी से एक पॉजिटिव क्यू को लाने की कोशिश करने की चाह रखी है, तो पॉजिटिव क्यू को चार्ज में लाया, यहां तक मैं ले आया हूं, ठीक है। तो अभी तक मेरे को कोई टेंशन नहीं हुई है अभी तक। अब जैसे ही इस प्लस क्यू चार्ज को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना चाहा, तो मैंने देखा कि अब मुझे कुछ करना पड़ रहा है, वर्क। अच्छा ये वर्क क्यों, क्योंकि ये जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, और जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर आ रहा है तो ये इसको क्या करने की कोशिश कर रहा है, रिपेल करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि प्रतिकर्षण करने की कोशिश कर रहा। तो इसके अगेंस्ट हम क्या कर रहे हैं, इसको अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप जब अगेंस्ट किसी के कोई चीज करना चाहते तो आपको क्या करना पड़ता है, वर्क डन। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं विभव को, कि प्लस क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से, कहां से, इन्फिनिटी से, ध्यान रखिएगा, इन्फिनिटी से प्लस क्यू चार्ज लाने को हमें जितना वर्क करना पड़ा उसे ही हम क्या कहते हैं, विभव। यानी कि प्लस क्यू चार्ज को आपने कितना वर्क किया लाने में, डब्ल्यू वर्क किया। तो मैं अगर 1 कूलाम चार्ज को लाऊं तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन अपन क्यू। और यही क्या होता है, आपका विभव होता है। अब आइए विभवांतर पास, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की बात। अब मैं क्या किया यहाँ पर, अब मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, एक ए पॉइंट और एक बी पॉइंट। अब यहाँ से मैं कोई प्लस क्यू चार्ज को एक सर्टेन पॉइंट से मैं एक सर्टेन पॉइंट तक लेकर के जा रहा हूँ, यानी कि ए पॉइंट से मैं बी पॉइंट के पास इस प्लस क्यू चार्ज को ले जा रहा हूँ। तो यहाँ पर भी मुझे कुछ कार्य करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा भाई। तो इस वर्क डन को क्या जो हम कर रहे हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों, क्योंकि अगर जब हम बात कर ले एक सर्टेन पॉइंट की, यानी कि कोई एक फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड पॉइंट तक हम कोई चार्ज को लेकर के जाएंगे, तो उसमें किया गया जो कार्य होगा उसको हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर भी ला रहे हैं, कितना वर्क किए, वर्क डन
W किए, तो 1 कूलाम चार्ज को लाने पे हम कितना वर्क करेंगे, वर्क डन अपन क्यू। यहाँ पर भी फॉर्मूला सेम है, लेकिन यहाँ पर जो डेफिनेशन आप बता रहे हैं पॉइंट से, एक पॉइंट सर्टेन फिक्स है, एक सर्टेन पॉइंट फिक्स तक आप ला रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो ला रहे हैं इसके बीच की कोई डिस्टेंस फिक्स नहीं है दोस्त, ये इन्फिनिटी से आप ला रहे हैं, इसीलिए आप इसको कहते हैं विभव। और जब हम एक कोई सर्टेन पॉइंट से लाएंगे तो इसको हम नाम देते हैं डेल्टा भी, यानी कि विभवांतर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इसको हम कहते हैं। क्लियर आया? अब आइए क्वेश्चन के ऊपर में। यहां बोला गया 10 वोल्ट का विभवांतर है, 2 वोल्ट 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं, देखिए दो बिंदुओं समझ में आया, 2 पॉइंट की जिक्र हुई है, इसीलिए तो जिक्र हुई ना, क्योंकि यहाँ विभवांतर दिया हुआ, अगर विभव दिया होता तो दो बिंदु की बात नहीं होती, क्योंकि विभवांतर मतलब क्या हो गया, 2 फिक्स्ड पॉइंट, 2 फिक्स्ड सर्टेन पॉइंट से हम लोग चीजों को लाते हैं। तो 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर कितना कूलाम का चार्ज, 5 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है, हमें ये बताइए, ठीक है ना। यानी कि आप ये जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो ये प्लस क्यू चार्ज को ला रहे हैं, इसको लाने में आपने कितना वर्क किया ये हमें बताइए। तो आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया गया, डेल्टा वी की वैल्यू दे दी गई है 10 वोल्ट, ठीक है, और चार्ज आपको कितना लाना है, 5 कूलाम चार्ज लानी है। तो आपको वर्क डन पूछा गया, तो आपको क्या पता है, डेल्टा भी इक्वल टू होता है वर्क डन अपन क्यू। तो वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा भी इंटू क्यू। डेल्टा वी की वैल्यू दे दी गई है 10 वोल्ट और कूलाम की वैल्यू दे दी गई है 5, यानी कि 550 जूल। क्लियर हो गया? अगले सवाल पे आते हैं। देखिए न्यूमेरिकल ही कंसेप्ट क्लियर करता है, ठीक है। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा खींची जाती है, ठीक है ना। कोई एक बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका फिलामेंट होता है, जहां से 3 मिनट में 0.8 एम्पियर करंट फ्लो होती है। तो हमें यह बताइए परिपथ के माध्यम से प्रभावित होने वाला आवेश। आप सोचिए ये आवेश ही क्यों पूछा, इसके पीछे जाएंगे ना तो फिर क्वेश्चन देखिए आसान हो जाएगा। आपको क्या दे दिया है, करंट का वैल्यू दे दिया गया 0.8 एम्पियर, और टाइम कितना लग रहा है, 3 मिनट का समय लग रहा। हमें ये बताइए करंट क्या होता है, कोई ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन है, या फिर इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा, चार्ज होगा, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या नाम देते हैं, या फिर फ्लो ऑफ चार्ज को। यानी अगर करंट को डिफाइन करें तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब समझिए ये दो कंडक्टर हो गया, सेम कंडक्टर, सेम लेंथ, सेम एरिया की। यहां देखा हमने 10 सेकंड में 50 कूलाम फ्लो किया, यहां हम देख रहे हैं कि 10 सेकंड में 100 कूलाम फ्लो कर रहा है। तो सेम टाइम पर जो रेट फ्लो हो रहा है कूलाम की, चार्ज की, यहां पर ज्यादा है, तो यहां पर करंट ज्यादा फ्लो करेगा, ठीक है ना। जितना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा सेम टाइम पे, उतना ज्यादा वहां करंट फ्लो करेगी। करंट का डेफिनेशन क्लियर हो गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम क्या कहते हैं, करंट। यानी कि इस जो बल्ब को आपको दिया गया क्वेश्चन में, ये जो बल्ब दी हुई है, ठीक है ना, ये बल्ब के पास क्या होगा, फिलामेंट होगा, यहाँ से करंट फ्लो करेगा, ये हायर पोटेंशियल होगा, ये लो पोटेंशियल, ये रीजन क्या होगा, हायर पोटेंशियल, ये वाला रीजन क्या हो जाएगा, लो पोटेंशियल। तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करेगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, सब चीजें हमने क्लियर की है क्लास में, ठीक है। और करंट किधर फ्लो करता है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ में, ठीक है ना, जस्ट अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन बोले तो क्या चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, 1.6 10 टू द पावर -19 कूलाम। ये क्या है, चार्ज ही तो है। अब आगे हम लिख देते हैं माइनस, ये तो माइनस बता रहा नेचर को। अब मैं बोलूं 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, 2 गुना 1.6 10 टू द पावर -19 कूलाम फ्लो कर रहा है। क्लियर हो गया? इसीलिए आपसे पूछा है कि 3 मिनट में इतना करंट फ्लो करता है, तो हमें बताइए उस परिपथ में कितना आवेश फ्लो करेगा। समझ में आया? तो ये फॉर्मूला यहां पर ही बताया जाता है। एग्जाम अगर आपको क्लास में मैं नहीं बताया हूं, यहां पर ये फॉर्मूला यूज करते हैं। एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू आई टी। आपसे पूछा गया है कितना चार्ज फ्लो करेगा, आई टी की वैल्यू दे दी गई है 0.8 एम्पियर करंट है, टाइम आपको 3 मिनट दिया हुआ है। मिनट में नहीं लेते हैं, ऐसा यूनिट पता है आपको, सेकंड में लिया जाता है। 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड। इसको सॉल्व करिए, 10 6 या 18 18 8 144 कूलाम सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? 144 कूलाम। अगले सवाल पर आइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। 12 वोल्ट का विभवांतर होने पर दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य, बहुत आसान है दोस्त। देखिए विभवांतर बोलते ही दो बिंदु आएगा, 2 फिक्स्ड पॉइंट से ही कोई चार्ज को लाई जाएगी। यानी आपको बोल दिया गया है कि एक सर्टेन पॉइंट है ए और एक सर्टेन पॉइंट है बी, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर लाने के लिए कोई एक चार्ज को लाया जा रहा है। इसके लिए इसको करना पड़ रहा है 36 जूल का वर्क, और ये जो वर्क किया जा रहा है इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया गया है कितना, 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट
जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है यानी विभवांतर है और इसको लाने में किया गया 36 जूल, तो हमें बताइए कि वो कितना कूलाम का चार्ज ला रहा था। भाई सिंपल सी बात है, डेल्टा बी इक्वल टू होता है वर्क डन अपन क्यू, निकालना है क्यों तो क्यू इक्वल टू होगा वर्क डन अपन डेल्टा बी। वर्क कितना कर रहे हैं 36, डेल्टा भाई कितना 12, यानी कि 3 कूलाम चार्ज को आप ला रहे हैं, 3 कूलाम इसका सही उत्तर। क्लियर हो गया कि नहीं, आगे चलते हैं। अब चौथा सवाल क्या बोल रहा है, इन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू, एक विद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह का कारण है। भैया एक विद्युत परिपथ है, ये जो परिपथ में करंट अगर फ्लो कर रहा तो करंट फ्लो करना मतलब क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ चार्ज, बस। तो किसका फ्लो हो रहा है, एक विद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह, धारा का जो प्रवाह हो रहा है किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण, काम खत्म। आइए ये एक डायग्राम दिया हुआ है कंडक्टर की, इस कंडक्टर में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को दर्शाया गया है इस झिग झैग पाथ में। आपसे पूछा गया कि इनमें से सही ऑप्शन क्या है। अब देखिए एक चीज आप ये समझिए कि ये आपका कोई एक वायर है, ये आपका खुला हुआ वायर है, ये बंद, ये सर्किट बंद नहीं है। अब ये देखिए सर्किट बंद हो गया, यानी करंट यहाँ से निकलेगा, यहाँ से गुजर के वापस इस करंट को यहीं पर आ जाना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इस प्रकार से बना खुला छोड़ दूं तो ये आपका ओपन सर्किट है, तो इस ओपन सर्किट से तो करंट कभी फ्लो करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर फ्लो करने के लिए अभी इलेक्ट्रॉन क्या फ्लो कर रहा है, जिग जैग पाथ में। इसको एक फिक्स डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए क्या होगा, एक हायर पोटेंशियल और एक लो पोटेंशियल सेट करना पड़ेगा, तब इलेक्ट्रॉन क्या फ्लो करेगा, लो पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, और करंट किधर फ्लो करेगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सब चीजें आपको याद आ रही है कि नहीं, ये सब चीजें हमने क्लास में करवाई है। तो अब हमें ये बताइए, ये जो आपका क्या ऐसा परिपथ है, खुला हुआ परिपथ है, तो क्लोज सर्किट की नाम सुनते ही इसको कट करिए। यहां बोला गया रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्लोज सर्किट, यानी कि बंद परिपथ में इलेक्ट्रॉन की गति, तो भाई बंद परिपथ तो है नहीं। दूसरा रैंडम मोशन ऑफ प्रोटॉन इन ओपन सर्किट, भैया ओपन सर्किट तो है, रैंडम मोशन ऑफ प्रोटॉन यानी कि जिग जैग पाथ में प्रोटॉन, तो प्रोटॉन नहीं मूव कर रहा है, यहाँ पे क्या मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। अब ये भैया पहला क्लास एप्लीकेशन में देखिए, यूट्यूब पे भी शायद मैंने डाला था, रैंडम मोशन ऑफ, पता नहीं शायद हटा दिया हूँ, पता नहीं, देख लीजिएगा, रैंडम मोशन ऑफ एटम इन ओपन सर्किट। देखिए खूबसूरती, यही सब चीज़ें ना समझाए थे आपको, मैटर से ले गया था, ये एटम था, एटम के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसके चारों तरफ क्या था, इलेक्ट्रॉन। और इसको कैसे समझाए थे, ये आपका था एटम, यानी कि ये होम था, ये पेरेंट्स का रूम था, सारे पेरेंट्स, और यहाँ पे जो घूम रहे थे ये आप थे, और बाहर से हीट एनर्जी, यानी बाहर से कोई गेस्ट आया तो आपके पीछे जो नजर रखे हुए थे पेरेंट्स बाहर निकल गए, और आप जैसे ही बाहर निकल गए हो गए फ्री, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन को इसका नाम दे दिया जाता, आपको ये फ्री इलेक्ट्रॉन का नाम दिया जाता था, ठीक है। तो भैया यहां पर आपको बोला गया रैंडम मोशन ऑफ एटम, एटम तो मूव ही नहीं करता है, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल यहां पर जिग जैग पाथ में इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। पहला छठा सवाल, यदि समान क्षमता की दो आवेशित, बहुत अच्छा सवाल है ये, आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और मैक्सिमम स्टूडेंट गलत करेंगे इसको या बना ही नहीं पाएंगे। यदि समान क्षमता की दो आवेशित वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है, कोई दो ऑब्जेक्ट है जिनको चार्ज किया गया, आवेशित किया गया, लेकिन सेम कैपेसिटी पे चार्ज किया गया, तो आप हमें बताइए। देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट, इसको हमने चार्ज कर दिया, हम मान लेते इसको हमने चार्ज किया है 5 कूलाम, चार्ज करने के बाद हमने चेक किया तो इसके ऊपर कितना चार्ज आया 5 कूलाम, और इसको एक तार से जोड़ दिया, तो क्या करंट फ्लो, भैया अगर यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर 5 कूलाम होता है, यहाँ पर 3 कूलाम होता, तो कुछ चार्ज क्या हो जाता, फ्लो कर जाता। अगर चार्ज फ्लो कर जाता, ये क्लोज सर्किट बन गया ना, यहाँ से यहाँ क्लोज बन गया, एक तार से जोड़ दिए, तो अगर चार्ज फ्लो कर जाता है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो करंट फ्लो हो जाता, कहाँ से, हायर टू लोअर। लेकिन देखिए दोनों, कोई भी चीज, मैंने क्या बताया था कि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा, यही ना बताए थे हम आपको कि अगर यहाँ पर यहाँ जोड़ दिए गए हैं और यहाँ से जो ये परिपथ को जोड़ा जाता है, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, ये पॉइंट क्या हो गया हायर पोटेंशियल, ये हो गया लोअर पोटेंशियल, तो जाकर के आपका करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए 5 कूलाम, यहाँ भी 5 का, दोनों सेम कैपेसिटी सेम क्षमता पे है, तो इलेक्ट्रॉन ना तो चार्ज फ्लो होगा ना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तो आपका करंट भी फ्लो नहीं करेगा। तो भाई यहाँ पे सिंपल सी बात है, करंट ही नहीं फ्लो करेगा। तो बिजली नकारात्मक सकारात्मक, तो नकारात्मक सकारात्मक कैसे डिसाइड करिएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव किसको दिखिएगा, दोनों तो सेम है कैपेसिटी की, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा नन, यानी कि इसमें से करंट फ्लो ही नहीं करेगा, बिजली प्रभावित नहीं होती है। अच्छा ऑप्शन नहीं, नन नहीं होगा दोस्त, यहाँ ऑप्शन दिया लिखा गया बिजली प्रभावित नहीं होती है, ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं, दमदार दमदार सवालों से मिलते हैं। अगला सवाल बोला गया है कि किसी चालक के प्रतिरोध पर उसकी डैश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंडिपेंडेंट फ्रॉम, देखिए हम इसको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, ये हो गया आर बोले तो रेजिस्टेंस, ये हो गया रो बोले तो प्रतिरोधकता या फिर रजिस्टिविटी। अच्छा आर की बात की जाए तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक हो गया मटेरियल, ठीक है, मटेरियल बोले तो ये हो गया आपका पदार्थ। अब देखिए ये सब चीज़ें हमने क्लास में बहुत करवाया इसलिए फास्ट वे में करेंगे। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, और ये
एरिया पे डिपेंड करता है। इसका फार्मूला क्या होता है, रो एल अपन ए, ठीक है। लेकिन जो रजिस्टिविटी होता है ये केवल और केवल मटेरियल पर डिपेंड करता है, पदार्थ पर और टेम्परेचर पर ही केवल डिपेंड करता है। ये लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है और एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर है। अब एक चीज़ और आइए हम आपको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। जो रजिस्टिविटी है इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ये क्या होता समझिएगा। हमने एक वायर लिया है, ठीक है ना। इस वायर का लेंथ हमने कितना लिया है, 1 मीटर, और इसका जो एरिया है ये एरिया कितना है, ये है 1 मीटर स्क्वायर। यानी कि अगर यूनिट लेंथ पे अगर आप बात कर रहे हैं, ठीक है ना, यूनिट लेंथ पे अगर बात कर रहे हैं और यूनिट एरिया पे आप बात कर रहे हैं, तो उस वायर का यानी ये जो वायर है इसकी जो रजिस्टिविटी है यानी उसका जो आर होगा वही होगा उसका रजिस्टिविटी वैल्यू। अब कैसे, तो देखिए आर इक्वल टू होता है रो एल अपन ए, लेंथ की वैल्यू 1 और एरिया का वैल्यू 1, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो। यानी कि जब भी हम रजिस्टिविटी को डिफाइन करते हैं यानी कि इस वायर की रजिस्टिविटी वैल्यू क्या होगी, इस पदार्थ की रजिस्टिविटी वैल्यू क्या होगी, उसकी जो यूनिट लेंथ होगी और उसकी जो यूनिट एरिया होगा उस पर ही हम उसकी रजिस्टिविटी निकालेंगे, तो उसका जो रजिस्टेंस होगा वही उसकी रजिस्टिविटी भी होगी, ठीक है ना। क्लियर हो गया। यानी अगर आर ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, अगर आर ज़्यादा हो गया तो रजिस्टिविटी भी ज़्यादा होगी, और आर ज़्यादा तो रुकावटें ज़्यादा, रुकावटें ज़्यादा तो करंट कम, तो रजिस्टिविटी वैल्यू भी ज़्यादा रहेगी तो करंट क्या फ्लो करेगा, कम फ्लो करेगा। तो देखिए करंट का संबंध इससे भी आपको पूछा जाएगा, आर ना देकर रजिस्टिविटी से ही पूछेगा, तो ये आप इससे ही क्रो रिलेट करेंगे कि सिंपल से समझिए प्रतिरोधकता, हिंदी नाम भी देखिए ना, आर का नाम है प्रतिरोध, ठीक है, और रजिस्टिविटी का नाम है प्रतिरोधकता, तो कहीं ना कहीं नाम में भी तो सिमिलैरिटी है रजिस्टिविटी। तो रोध यानी रुकावटें, ये भी रुकावटें वाला ही काम करेगा जैसे रजिस्टेंस काम करता है, तो इससे ही कोरिलेट करके अभी हम बताएंगे, क्वेश्चन आया है। तो पहले इसको बनाइए, किसी चालक के प्रतिरोध पर तो किसकी प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो तापमान पर प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा, यहाँ हमने आपको बताया है कि तापमान का प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद आपका मोटाई और लंबाई, तो बिल्कुल मोटाई पर लंबाई पर प्रभाव पड़ेगा, और टेम्परेचर और मटेरियल पे, तो टेम्परेचर और बिल्कुल, मटेरियल तो यहाँ पे है नहीं, तो शेप साइज कुछ भी लीजिए, यानी कि आप कोई भी वायर लीजिए इस प्रकार से सिलेंड्रिकल वायर ले लीजिए, या फिर सेम इसी का 1 मीटर लेंथ का और 1 मीटर एरिया, या फिर 2 मीटर लेंथ लिया है या 2 मीटर स्क्वायर एरिया लिया है, और इसको मैंने क्या कर दिया, अब सर्कल फॉर्म कर दिया, तो शेप कुछ भी ले लीजिए, रजिस्टेंस वैल्यू वही रहेगी, क्योंकि आर डिपेंड करता ही नहीं है उसके शेप एंड साइज पे, उसकी एरिया पे, उसकी मोटाई पे डिपेंड करेगी। निम्नलिखित में से कौन सी राशि दिए गए धातु के तार के विद्युत प्रतिरोधकता को प्रभावित करती है, यानी कि रजिस्टिविटी को प्रभावित करती है। तो हमने क्या बताया, मटेरियल और टेम्परेचर, है ना, मटेरियल और टेम्परेचर प्रभावित करती है, लेंथ एरिया प्रभावित ही नहीं करती है। तो भैया यहाँ ये कहाँ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं, लेंथ नहीं, मटेरियल, बिल्कुल ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या बोला गया है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सुपर कंडक्टर, ठीक है ना, यानी कि अति चालक के बारे में कौन सा कथन सत्य है, हमें ये बताइए। भैया इसको पूरा खंगाल देते हैं, आइए, खंगालने का मतलब ये होता है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, अति चालक। अति चालक कहते हुए आपके दिमाग में क्या क्या चीजें दौड़ना चाहिए, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, ठीक है ना, मैक्सिमम, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, तो करंट भी ज़्यादा फ्लो, तो रुकावटें वहां पर कम, ठीक है ना। और अगर आर की वैल्यू कम है, हमें ये बताइए, तो हमने आपको बताया था कंडक्टर के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करिएगा तो आर की वैल्यू इंक्रीज होगी, और टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करिएगा तो आर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो आर की वैल्यू कम है तो टेम्परेचर की वैल्यू भी क्या होगी, यहाँ पर कम होगी, होगी कि नहीं, टेम्परेचर की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। तो देखिए इतना चीज आपको यहाँ से संबंध आपको समझ में आना चाहिए कि चालक मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, करंट ज्यादा फ्लो करेगा, आर की वैल्यू कम। अब आगे हम लिख दिए सुपर, यानी हम आपको बोल रहे हैं अच्छे, और कोई आगे व्यक्ति आपको बोल दिया आप बहुत अच्छे हैं, समझिए, मतलब हमने जो अच्छा जो गुण देखा वो तो आपके अंदर था ही, उसने बहुत बोला यानी उसने कुछ और अच्छा देखा होगा, यानी कि इस कंडक्टर के अंदर हम जो नहीं देख पाए आप देख लिए, और अधिक ये चालकता है, यानी कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ आर की वैल्यू अगर सुपर अति लग गया तो आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी रजिस्टेंस जीरो हो जाएगी, करंट यहाँ पर फुल मैक्सिमम हो जाएगा, और आर की वैल्यू अगर जीरो हो जाएगी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सबसे लो हो जाएगा, क्योंकि अगर आर कम है तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर भी कम होगा, क्योंकि कंडक्टर का अगर रेजिस्टेंस वैल्यू ज़्यादा तब होगा जब उसको आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। यही होता है ना रिलेशन टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का, ये हमने करवाया क्लास में। चलिए, तो आपको बोला गया सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर मतलब करंट ज़्यादा फ्लो, फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा और रेजिस्टेंस की वैल्यू कम, तो वेरी रेजिस्टेंस इन नेगेटिव, रेजिस्टेंस की हाई, हट
रजिस्टेंस इज जीरो, एकदम सही बात है, रजिस्टेंस लो भी नहीं होगा, एकदम जीरो हो जाएगा क्योंकि सुपर लग गया, सुपर कंडक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए जब एग्जाम में सवाल को जब इस तरह से समझते हैं ना आप, तो अंदर से एक अलग ही खुशी मिलती है आपको भी। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सुपर कंडक्टर? सुपर कंडक्टर के बारे में आप बताइए। सुपर कंडक्टर का टेम्परेचर से संबंध देखिए, ये मैंने क्वेश्चन बना दिया, ये कहीं अभी आज तक पूछा नहीं है, किताब में भी नहीं मिलेगा, तो भाई बनाया जा सकता है क्वेश्चन ना आगे आपके एग्जाम में। तो सुपर कंडक्टर है यानी रेजिस्टेंस वैल्यू जीरो, रेजिस्टेंस जीरो यानी टेम्परेचर लो, वेरी लो टेम्परेचर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। भाई जल्दी जल्दी करेंगे ना, मजा भी आ रहा होगा आपको, क्योंकि टाइम भी कम लेके आपको जितना ज़्यादा दे सके और समझा के दे सके, यही मेरा उद्देश्य है, ठीक है। बाकी क्लास कर रहे हैं हमारा, तो आपको चीज़ें बहुत ही पानी की तरह क्लियर हो रही होगी, और प्रैक्टिस से तो पूरा खंगाल दीजिएगा आप। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? यानी निम्न में से कौन सी धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? पहले आइए, हमने आपको क्या बताया था, रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ आयरन सबसे ज़्यादा, उसके बाद रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ एल्यूमिनियम, उसके बाद रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ कॉपर, उसके बाद रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ सिल्वर। यानी कि जो आयरन की रेजिस्टेंस वैल्यू, एल्यूमिनियम की रेजिस्टेंस वैल्यू और कॉपर की रेजिस्टेंस वैल्यू और सिल्वर की रेजिस्टेंस वैल्यू, तो सबसे ज़्यादा आयरन की है, तो रुकावटें सबसे ज़्यादा, तो करंट यहाँ पर क्या होगा, सबसे कम होगा। उसके बाद एल्यूमिनियम में रुकावटें है, तो इसके बाद इससे कम होगा, उसके बाद कॉपर में होगा, और उसके बाद सिल्वर में होगा। इसका मतलब ये कि ये आपका रेजिस्टेंस का सीक्वेंस आपको याद रखना है, यानी प्रतिरोध का, और ये हो जाएगा आपका करंट का। मतलब ये है कि आयरन का रेजिस्टेंस वैल्यू, प्रतिरोध वैल्यू सबसे ज़्यादा, यानी कि आयरन में रुकावटें सबसे ज़्यादा, तो करंट सबसे कम, है ना। एल्यूमिनियम में उसके बाद थोड़ा सा पतला वाला आदमी आया है, तो करंट थोड़ा सा ज़्यादा फ्लो कर गया। कॉपर में उससे थोड़ा सा पतला आदमी रोक रहा है करंट को, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा करंट फ्लो कर जा रहा है। सिल्वर में एकदम पतला, एकदम हवादार है आदमी है, तो इससे करंट पूरा फ्लो हो गया। बस क्लियर है। आगे आइए, सवाल पे आइए। सवाल आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? अगर चालक बोल दे, यानी कि चालक बोलने का मतलब क्या है, चालक का मतलब क्या है, चालक का मतलब है कंडक्टर, कंडक्टर मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम तो करंट मैक्सिमम, रुकावटें कम और टेम्परेचर कम। तो भाई सबसे अच्छा चालक किसमें होगा, किसका होगा, सिल्वर का सबसे अच्छा चालक होगा ना, सबसे ज़्यादा करंट इससे फ्लो होगा। सबसे अच्छा चालक किसको बोलते हैं, जिससे ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। अभी हम आपको बताएं सबसे ज़्यादा करंट किससे फ्लो करेगा, करंट सबसे ज़्यादा सिल्वर से फ्लो करेगा, उसके बाद कॉपर से कम होगा, उससे कम थोड़ा, यानी इससे अगर 10 एम्पियर फ्लो किया ना, तो इससे 8 एम्पियर फ्लो कर पाएगा, इससे आप 6 एम्पियर फ्लो करवा पाइएगा, इससे आप 4 एम्पियर फ्लो करा पाइएगा, या 2 एम्पियर या 3 एम्पियर, कुछ भी, मतलब इस तरह से सीक्वेंस घटते जाएगा। और इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू सबसे कम होगी 10 ओम, इसकी 12 ओम, इसकी 14 ओम, इसकी 16 ओम, ठीक है ना। तो सबसे अच्छा चालक कौन होगा, टंगस्टन, कॉपर, एल्यूमिनियम। तो भाई कॉपर का क्या, एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा इसमें से, उस तो इससे करंट सबसे कम फ्लो होगा, तो चालकता इसकी कम। उसके बाद कॉपर का रेजिस्टेंस वैल्यू उससे थोड़ा सा कम होता है, तो करंट इससे थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन सबसे रेजिस्टेंस वैल्यू कम हो जाती है चांदी की, तो सबसे ज़्यादा करंट इससे फ्लो कर जाएगा, तो सिल्वर एक अच्छा चालक हो जाएगा। समझ में आया। आगे चलिए अगले सवाल पे। डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चूज द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। विद्युत चालकता के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुने। देखिए सवाल को समझिए, नाम को समझिए, यहाँ क्या बोला गया है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी चालकता की बात की गई है। तो विद्युत चालकता के आधार पर, तो चालकता मैंने आपको बताया है 4th क्लास में, मैंने क्या बताया था विद्युत चालकता के बारे, सिग्मा इक्वल्स टू 1/रो, यानी रो कम तो विद्युत चालकता ज़्यादा, है ना। यानी रो बोले तो आर से इसको रो रिलेट करिए, यानी रुकावटें कम होगी तो ज़्यादा होगी। तो अगर रुकावटें कम, रेजिस्टेंस वैल्यू की कम, रेजिस्टेंस वैल्यू कम है, रजिस्टिविटी वैल्यू भी कम है, यानी वो कंडक्टर की तरह काम करेगा, यानी करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। और अगर करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है तो रेजिस्टेंस वैल्यू कम होगी उसकी, है ना, यही है। और अगर रेजिस्टेंस वैल्यू कम है तो किसकी कम होगी, कॉपर की, ग्रेफाइट की, ह्यूमन बॉडी की और रबर की। तो समझिए यहाँ पे आपको छांटना है, विद्युत चालकता के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुने। मतलब विद्युत चालकता के आधार पर ये कैरेक्टरिस्टिक को पकड़ करके आप इनमें से किस कौन इसका डिफरेंट है। तो विद्युत चालकता मतलब करंट अच्छा से फ्लो कर रहा होगा, क्यों, क्योंकि विद्युत चालकता मतलब क्या होता है, 1/रो, है ना। विद्युत चालकता यानी कि देखिए एक हो गया चालक यानी कि कंडक्टर, और एक हो गया आपका चालकता यानी कि कंडक्टिविटी। तो चालक मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, करंट सबसे ज़्यादा फ्लो करेगा, तो इससे भी नाम में सिमिलैरिटी है ना, जिस प्रकार से आर और रो में बताएं, तो इसमें भी करंट अच्छा फ्लो करेगा।
करंट अच्छा फ्लो करेगा दोस्त तो आर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। यही ना समझ में आ रहा है। तो करंट सबसे ज़्यादा फ्लो किस में कर रहा था, अभी हमको ये बताया कि किस में से करंट फ्लो करेगा। कॉपर से बिल्कुल करेगा, ग्रेफाइट से बिल्कुल करेगा। यही तो एक ऐसा अधातु है जिससे करंट फ्लो करता है। ह्यूमन बॉडी बिल्कुल करेगा, क्योंकि हमारे बॉडी में क्या है, आयरन। ब्लड में आयरन है ना, हेमोग्लोबिन में कौन सा मेटल है, आयरन प्रेजेंट है। तो तीनों से फ्लो कर रहा है, लेकिन रबड़ से करंट फ्लो ही नहीं करेगा। और विद्युत चालकता का मतलब क्या हो गया, करंट का अच्छा फ्लो होना, रजिस्टिविटी वैल्यू कम हो जाना। लेकिन इसकी रजिस्टिविटी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली इससे इससे इससे। यानी इन तीनों से तो करंट आपका फ्लो हो रहा था, लेकिन इससे फ्लो नहीं कर रहा था। विद्युत चालकता के आधार पर विषम क्या हो जाएगा, आपका रबड़ हो जाएगा। अगला इजी सवाल आपको मैंने मेटल नॉन मेटल में भी क्लियर किया है, और अभी भी मैंने आपको इसको डिस्कशन कर ही दिया था, फिलहाल बोल दिया था मैंने इसका आंसर। बिसाइड डैश नन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी डैश के अलावा वो कौन सा धातु है जो विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है ना। के अलावा धातु विद्युत की कुचालक होती है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए अधातुओं में क्या होता है, करंट का फ्लो होता नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन एक्सेप्शन हमको आपको बताए थे क्या, ग्रेफाइट, जिससे क्या होता है, अच्छा करंट फ्लो करता है। तो क्या हो जाएगा इसका एक्सेप्शन है भाई, ये तो बहुत पेड क्वेश्चन आपको ही पता है, ग्रेफाइट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो पॉइंट क्वेश्चन दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। बहुत अच्छा सवाल। निम्न में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है। ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को लिखिए NaOH, Na+OH माइनस, हायर पोटेंशियल लो पोटेंशियल बन गया तो करंट फ्लो कर जाएगा, ठीक। आगे आइए, एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। एसिटिक एसिड सॉल्यूशन बोले तो CH3COOH, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, करंट फ्लो हो जाएगा। उसके बाद है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन यानी कि HCl हो गया, HCl H+Cl, करंट फ्लो हो जाएगा। अब एक आपका है ग्लूकोज C6H12O6, यहाँ पर कोई भी कैटायन ना तो एनायन, यानी कि यहाँ पर कोई भी आयन का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। अगर आयन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा घोल है जो बिजली का चालक नहीं है, यानी कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। कौन, तो ग्लूकोज का सॉल्यूशन। समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आयन का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर और नॉट, बहुत अच्छा सवाल। इसको एसिड बेस सॉल्ट में हम आपको बहुत अच्छे से समझाए भी है। और ये देखिए जेएसएससी सीजीएल का पूछा हुआ सवाल है, इसको अलग तरीके से वो पूछा, हम यहाँ अलग तरीके से पूछ रही है बस। 15वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मेटल कंडक्टर, यानी धातु चालक के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए धातु चालक के बारे में आपको समझ में आ रहा है ना, मेटेलिक कंडक्टर है। कंडक्टर बोले तो करंट का फ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा है, करंट का फ्लो ज़्यादा हो रहा है, यानी कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और उसकी रजिस्टेंस वैल्यू कम है। तो इन मेटल कंडक्टर ओनली द एनर्जी लेवल मूव, यानी धातु चालक में केवल ऊर्जा स्तर की गति होती है। देखिए पहले तो एनर्जी लेवल याद करिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत डिटेल 12 13 14 क्लास लिए थे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो एनर्जी लेवल हमें ये बताइए, जो धातु चालक का मतलब क्या है, करंट का फ्लो होना। करंट का फ्लो होना, एनर्जी का फ्लो कहां से होगा, वहां पे तो फ्लो ऑफ चार्ज होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आगे चलिए, खत्म। इन मेटल कंडक्टर ओनली द इलेक्ट्रॉन मूव, पॉजिटिव चार्ज आर फिक्स्ड इन द कंडक्टर। धातु चालक में केवल इलेक्ट्रॉन की गति होती, तो बिल्कुल यही सही है। धातु चालक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की ही गति होती है, तब तो जाके आपका करंट फ्लो होता है। और क्या पॉजिटिव कुछ भी चार्ज फ्लो होता नहीं। तो ऑप्शन बी सही हो गया। ऑप्शन सी देखते हैं गलत है कि सही है। इन मेटल कंडक्टर ओनली द स्पीड ऑफ द न्यूक्लियस, भाई न्यूक्लियस तो मूव ही नहीं करता, केंद्रक तो वहीं रहता है यार, याद करिए हमने बहुत अच्छे से समझाया था। ये एटम, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके चारों तरफ आप इलेक्ट्रॉन थे। ये क्या था, ये घर था, ये पेरेंट्स का रूम था, पेरेंट्स आपके ऊपर नजर रखे हुए थे, ये इलेक्ट्रॉन। और बाहर से आया गेस्ट यानी हीट एनर्जी। तो जैसे ही आपके ऊपर निगरानी कम होता है पेरेंट्स का, बाहर से जब कोई गेस्ट आता है यानी हीट एनर्जी मिलता, तो आप हो जाते फ्री, बाहर निकल जाते। और यही फ्री को क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन को जब एक फिक्स पाथ में जब ये मूव करने लगेगा, कब करेगा, जब इसको पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, लो पोटेंशियल एक बैटरी लगा देंगे, तो इसी को हम कहते हैं करंट का फ्लो होना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं करंट का फ्लो होना। ठीक है, ये सब चीजें याद आ रहा। तो भाई एटम कहाँ फ्लो कर रहा है, कहीं उसका मूवमेंट, मूव कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज मूव कर रहा। तो क्लियर हो गया, प्रोटॉन तो मूव करता नहीं है, धातु चालक में केवल प्रोटॉन की गति होती नहीं। तो ऑप्शन बी इसका सही है, यानी धातु चालकों में केवल इलेक्ट्रॉन की गति होती है, चालक में धनात्मक आवेश नियत होते हैं। चलिए साहब अगले सवाल पे चलते हैं, 16वां सवाल। बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। 16वां सवाल बोला गया, द रजिस्टिविटी वैल्यू ऑफ ए सब्सटेंस इज डिटरमाइंड बाय इट्स कंडक्टिविटी मेटल विथ लो रजिस्टिविटी। अब ये क्वेश्चन है, आधे लोग को समझ में नहीं आता एग्जाम में जब पूछा था। तो देखिए
किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के मान से इसकी चालकता निर्धारित होती है। मतलब आपको बोला गया है कि कोई एक पदार्थ है, ठीक है ना, ये आपका कोई एक पदार्थ है, यहाँ बोला गया है किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के मान से, यानी कि इसकी रजिस्टिविटी वैल्यू दे दी गई है, और एक पदार्थ ले रहते हैं, इसकी रजिस्टिविटी वैल्यू दे दी गई है, ठीक है। अब ये जो रजिस्टिविटी वैल्यू दी गई यानी प्रतिरोधकता की जो मान दी गई, इससे क्या पता चलता है, इसकी चालकता निर्धारित होती है। मतलब इसका क्या होता है, चालकता को निर्धारित करता है, यानी कि इसकी कंडक्टर की प्रॉपर्टी को बताता है कौन, ये इसकी रजिस्टिविटी। मतलब कि इसकी रजिस्टिविटी वैल्यूज आपको पता चल रहा है कि कंडक्टर, इस पदार्थ की कंडक्टर वैल्यू यानी चालकता के बारे में पता चलता है। यानी चालकता का मतलब करंट का फ्लो होना, कितना अच्छा करंट फ्लो करेगा ये पता होता है, किससे, रो से पता होता है। रो को हम क्या डिफाइन किए थे, अगर हम लेंथ 1 लेते हैं यानी यूनिट लेते हैं और एरिया 1 लेते हैं तो रो इक्वल्स टू क्या हो जाता है, आर हो जाता है, ठीक है ना, यही चीज़ हम बताए थे। अब आइए, तो हम आपको बता दिया है कि निम्न प्रतिरोधकता वाली धातुएं कैसी होगी, यानी आपको बता दिया गया जो रो की जो वैल्यू दे दी गई है आपको लो दे दी गई है, लो दे दी गई है, यानी आर की वैल्यू क्या हो गई आपकी, लो हो गई। और अगर रुकावटें कम यानी रजिस्टिविटी कम तो आपकी करंट मैक्सिमम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, ठीक है ना। अब आइए, तो अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, करंट अधिक फ्लो कर रहा है, तो ये कैसा काम करेगा, गुड कंडक्टर की तरह काम करेगा, ठीक है ना। तो अब आइए, बिहेव्स लाइक मिश्र धातु, बिहेव लाइक अ गुड इंसुलेशन, कुचालक की तरह क्यों बिहेव करेगा भाई, अच्छा तरह से करंट फ्लो करेगा। बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर, यस बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर, बिहेव्स लाइक अ सेमी कंडक्टर ना, आधा अर्धचालक नहीं, हल्का फुल्का नहीं, अच्छी तरह से फ्लो करेगा, क्योंकि इसकी रजिस्टिविटी वैल्यू कम हो गई है, आर की वैल्यू कम हो गई, तो बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर, चालक की भांति ये व्यवहार करेगा, ठीक है भाई। अगले सवाल पे आते हैं, 17वां सवाल, इफ अ रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट इज डबल, नहीं ये ओम्स लॉ का सवाल, इसको छोड़िए, इसको हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे तब करेंगे। हालांकि कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा, देख लीजिए क्वेश्चन पॉज करके, अब बताइएगा इसका सही उत्तर, अगर जो लोग पढ़े हुए हैं। 18वां सवाल, इफ बता, देखिए ये सवाल को बनाने से पहले दो चीज़ समझ लीजिए। पहले हम आपको एक वायर दिए हैं, ये आपका एक वायर है, ठीक है, इस वायर का जो लेंथ है L इक्वल्स टू 1 मीटर है। अब इसको लेंथ को हमको इंक्रीज करना, तो इसका दो तरीका है, ठीक है ना, पहला प्रोसेस और दूसरा प्रोसेस, समझिएगा। इसको हम क्या किए, 1 मीटर का ये जो लेंथ था, ठीक है ना, इस हम और ऐसा ही सेम 1 मीटर का और लाएं और इसको यहाँ पर जोड़ दिए, ठीक है। तो अब इसका ओरिजिनल लेंथ कितना हो गया, देखिए लंबाई बढ़ गया, कैसे बढ़ा, हमने एक अलग से, ठीक है ना, एक्स्ट्रा वायर ला करके क्या कर दिए, एक्स्ट्रा वायर ला करके हमने जोड़ दिया। लेकिन हमने दूसरे प्रोसेस में क्या किया, एक मिनट, ये जो वायर था ना आपको, इस वायर को हमने क्या किया, दूसरे प्रोसेस में हमने इसको खींच दिया, इस प्रकार से खींच दिया, तो इसकी लंबाई अब हो तो गई 2 मीटर, लेकिन इसकी जो एरिया थी ये हो गया ये आधी। सिंपल सी बात है ना दोस्त, इसको आप जितना खींचिएगा इसका ये मोटाई जो आप देख रहे हैं ये मोटाई उतना ही कम होगा ना। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, इसकी लंबाई तो बढ़ गई लेकिन एरिया पर कोई चेंज नहीं आया, ठीक है ना। पहला केस में आपने क्या देखा, लेंथ क्या हो गया, चेंज हो गया, लेंथ चेंज हो गया लेकिन एरिया क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन दूसरे केस में क्या है, लेंथ भी चेंज हो रहा है और एरिया भी चेंज हो रहा है, ठीक है। अब देखिए आर की वैल्यू क्या होती है, रो एल अपन ए होता है, यानी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। यानी अगर लेंथ बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा और अगर एरिया घटेगा तो आर बढ़ेगा, है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर आपको आर बढ़ाना है तो लेंथ को बढ़ाइए और एरिया को घटा दीजिए तब होगा, लेकिन अगर आप लेंथ को भी बढ़ाइए और एरिया को भी बढ़ाइए तब आपको यहाँ पर मिसमैच हो जाएगा, समझ में आया। तो हम आपको ये अभी ये समझाना चाह रहे हैं कि लेंथ को इंक्रीज करने का दो तरीका मेरे पास, एक और तार को लाएंगे सेम मटेरियल का और उसको हम जोड़ देंगे। तो देखिए जो करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा था इतना दूर तक, पहले यहाँ तक करंट फ्लो कर रहा था तो रुकावटें इसको इतना दूर तक ही हो रही थी, इसकी अपनी कोई आर वैल्यू होगी ना भाई। अब हमने इसका रेजिस्टेंस लेंथ इसका बढ़ा दिया, तो अब यही करंट को देखिए इतना फ्लो करना पड़ रहा है 2 मीटर तक, तो इसको रोकने का काम और ज़्यादा होगा। तो भाई रेजिस्टेंस बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, अब कितना बढ़ा ये आपसे पूछेगा एग्जाम में। अब यहाँ आइए, यहाँ पर भी लंबाई बढ़ गई है, अब लंबाई बढ़ गई है दोस्त तो इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू भी बढ़ जाएगी। यहाँ रोका जा रहा था इतने दूर तक, अब रोका जा रहा है इतना दूर तक, यानी जो इतने दूर तक ही जो काम हो रहा था रोकने का, अब इसको बढ़ा करके इतना दूर तक आपको रोका जा रहा है, मार मार के इतने दूर तक करंट को रोका जा रहा है, तो रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ गई है। तो कितना बढ़ गई यही पूछता है एग्जाम में। तो देखिए, तो आपको चेक करना है कि लेंथ को कैसे बढ़ाया गया, खींच करके या तार लगा करके। तो यदि किसी वैद्युत चालक की लंबाई को दोगुनी कर दी जाए, तो खींचने की बात हुई नहीं है, यानी कि आपने एक तार लगा के जोड़ दिया है, तो आपने क्या किया, लंबाई को 2 गुनी कर दिया। तो आइए बनाते हैं इसको, आपने क्या किया, लंबाई को दोगुनी कर दिया, ये आपका एल लेंथ है, ठीक है ना, ये वायर का रेजिस्टेंस वैल्यू R1 है
और एक वायर को आपने ला करके जोड़ दिया, ठीक है। अब ये लेंथ हो गया इसका 2L हो गया, ठीक है। अब इसका आपको आर की वैल्यू निकालनी है, तो इसका आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, रो एल अपन ए हो गया, ठीक है। अब इसका अगर हम आर डैश निकालना चाहें, ये R1 हो गया, तो इसका आर डैश वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, रो लेंथ कितना हो जाएगा 2L अपन एरिया तो वही रहेगा क्योंकि एरिया तो चेंज नहीं हुआ, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आर डैश इक्वल टू 2 को आगे लिख देंगे रो एल अपन ए है, तो ये रो एल बाई ए को क्या आप लिख सकते हैं R1, तो यानी इसका जो रजिस्टेंस वैल्यू अब हो जाएगा 2 टाइम्स जो रजिस्टेंस वैल्यू R1 की थी, ठीक है ना, उसका 2 गुना ये हो जाएगा। कब, जब आप दूसरा एक्स्ट्रा तार लगा दीजिएगा सेम लंबाई की, तो यहाँ पे क्या हो गया, बिकम्स डबल। यदि किसी विद्युत चालक की दोगुनी कर दी जाती है तो लंबाई को। लेकिन अगला सवाल में बोला गया है यदि किसी तार को खींच करके दुगना किया, अगर आपने स्ट्रेच किया है, खींचा है, तो अब क्या होगा, देखिए ये जो लंबाई थी तार की, ये आर वैल्यू थी, इसकी लंबाई एल थी, अब आपने इसको क्या किया, खींच करके बड़ा कर दिया, ठीक है ना, खींच करके बड़ा कर दिया, तो इसकी लंबाई तो हो गई है 2L, साथ के साथ इसकी एरिया हो गई है आधी, होगी ना भाई, जितना लंबाई बढ़ेगा उतना मोटाई कमेगा। लंबाई जिसका बढ़ता है लड़का का, उसका क्या होता है, मोटाई कम होता है, और जिसका बंदा का नाटा रहता है, मतलब लंबाई कम होती है, तो थोड़ा मोटा ताजा रहता है ना, तो इसकी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम वही रो एल अपन ए। अब इसका आर की वैल्यू निकालिए, रो एल कितना हो जाएगा 2L, एरिया क्या हो गया A/2, 2 ऊपर चल जाएगा तो 2 गुना ये 2 है, तो इसको भी 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए रो एल अपन ए, तो ये रो एल अपन ए को भाई ये आर लिख सकते हैं, तो आर डैश वैल्यू क्या हो जाएगी 4R, यानी कि 4 गुना इसमें रजिस्टेंस बढ़ जाता है जब आप खींचते हैं तो, और जब तार को आप लगा देते हैं, जोड़ देते हैं, तो रजिस्टेंस, मतलब समझिए फिजिकल सिग्निफिकेंस आप समझिए। यहाँ पर आपने क्या किया, जो एक वायर था ये आपका एल्यूमिनियम वायर था, और ये भी आप जो लगा करके जोड़े, ये भी एल्यूमिनियम वायर का ही जोड़े थे, ये दूसरा वाला जो जोड़े हैं, ठीक है, ये भी आपका एल्यूमिनियम वायर था, और इसको खींच दिए, वही को खींचे ही, बात तो वायर तो वही है, एल्यूमिनियम वायर था। अब देखिए इसका जो रजिस्टेंस वैल्यू मान के चलते हैं, ये था आपका 5 ओम, आपने दूसरा तार लगा दिया तो 2 गुना हो गया, इसका अब रजिस्टेंस वैल्यू गया 10 ओम, यानी कि पहले जो करंट फ्लो कर रहा था 5 ओम से, 5 ओम का पावर लगा के रोका जा रहा था, अब आपको 10 ओम से रुकावट रोका जा रहा था, जब तार को जोड़ करके आपने बढ़ाया लंबाई, तो करंट का वैल्यू कुछ घट गया। लेकिन देखिए इसी में आपका जो यहाँ पर 5 ओम जो इसका रजिस्टेंस था, अब जब खींचें, ठीक है ना, मान के चलते हैं यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा था आपका 2 एम्पियर, तो यहाँ पर मान के चलते हैं रजिस्टेंस दुगना हो गया, तो मान के चल रहे हैं यहाँ करंट आपका 1 एम्पियर फ्लो कर रहा। अब देखिए इसका यहाँ पर 5 ओम है, तो यहाँ पर भी करंट कितना फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर। अब आप उसको जैसे खींचे तो रजिस्टेंस 4 गुना से रोका जा रहा है, अब इसको पहले 2 गुना 4 गुना, कि अब यहाँ करंट हो सकता है 0.5 एम्पियर। तो देखिए खींचने से करंट घट जाता है, इसीलिए कभी भी तार को खींच करके मत बढ़ाइएगा घर में, वहां पे तार जोड़ दीजिएगा, ठीक है ना, इसलिए जोड़ा जाता है। तो 4 गुना इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका आंसर देखिए लिख तो दिए 40 ओम, बहुत आसान सवाल अब हो गया, इतना अच्छे से समझाई दिए। किसी तार का प्रतिरोध 10 ओम है, ठीक है ना, तो इसे खींच कर दुगना कर देने से इसका प्रतिरोध क्या होगा, किसी तार का प्रतिरोध 10 ओम है, इसे खींच कर दुगना कर दिया जाए, तो खींच करके करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, जो रजिस्टेंस है उसकी क्या हो जाएगी 4 गुना हो जाएगी, तो 40 ओम। अब इसको आपको बना भी देते हैं, जैसे ये आपका एक तार था, इसकी रजिस्टेंस वैल्यू 10 ओम थी, अब इसको हम खींच करके लंबा कर दिए, आपको आर की वैल्यू निकालनी है, तो रो एल अपन ए होगा, ठीक है ना, लंबाई क्या कर दिया आपने दुगना कर दिया है, तो अगर आपने दुगना कर दिया है इसकी, तो रो दुगना कर दिया है तो एरिया आधा हो जाएगा, एरिया 2 चल जाएगा, तो 4 रो एल अपन ए, तो इसकी वैल्यू कितना दे दी गई है 10 ओम, तो 4 गुना 10 कितना हो जाएगा 40 ओम। क्लियर है? तो अब इसको बनाना नहीं बैठना एग्जाम में, 4 और 4 गुना कंप्लीट कर देना, देखना है कि हुआ क्या है पहले, ठीक है ना, उसके साथ क्या घटना घटी है, खींच करके या तार जोड़ करके। दैट्स ऑल मेरे साइड से भाई। चीज़ें अगर अच्छी लगी हो, 20 सवाल कंप्लीट करवाया मैंने, टारगेट रखा था 40 मिनट में कर देने से 38 मिनट में कंप्लीट किया हूँ, 1 घंटे का समय नहीं लिया हूँ, और हर चीज़ को क्लैरिटी के साथ समझाया हूँ। मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।